जॉर्ज पंचम की नाक। लेखक हैं कमलेश्वर जी। इस पाठ की समरी पढ़ेंगे हम, जिससे कि आपको पाठ समझने में और भी आसानी हो, और साथ ही इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न है और उसके उत्तर हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आए। इसलिए हम समरी जो है यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि बच्चे जो है वो चैप्टर को कुछ मिनटों में ही जो है उसको कम्प्लीटली समझ सके कि इस पाठ में जो लेखक हैं वो क्या विषय लेकर आए हैं, इस पे किस विषय पर चर्चा इन्होंने इस पाठ के अंतर्गत की है। तो एक संक्षिप्त वर्णन, संक्षिप्त यानी एक छोटा रूप जो है पाठ का आपको एक तरीके से ये मिलता है। तो पाठ का सार जो है इस प्रकार है कि प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई है। जिस समय की बात की गई है ये, वो उस वक्त के भारतीय सरकार की जो मानसिकता है, जो सोचने का ढंग है, उसको बताता है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता जो है परतंत्रता यानी कि गुलामी पर यानी पराये तंत्र में फंसकर रहने वाली आदत जो है आज भी भारतीयों की बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने कामकाज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी की जा रही है, और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र जो है लग जाता है, और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक काटने को तत्पर दिखाई देता है। इस प्रकार ये एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। यहाँ पर सरकार जो है अपने भी काम छोड़कर ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के विजिट करने पर सरकार जो है किस तरीके से काया पलट करने पे लगी हुई है दिल्ली की, वो इस पाठ में दिखाया जा रहा है। और जब ये पता लगता है कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है टूट गई है, तो उस पर नाक फिट करने के लिए लोग अपनी नाक कटाने तक को भी तैयार हैं। तो ये एक तरीके से व्यंग्य करता हुआ एक लेख है, कहानी है। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर हड़कंप। जब रानी एलिजाबेथ आती हैं तो उनके आने पर जो हड़कंप होता है वो कैसा हड़कंप है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। एलिजाबेथ जो है अपने पति के साथ भारत आने वाली थी, ये बात जो है भारत में फैल जाती है। उनके आगमन की चर्चा जो है रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी। तैयारियां यहाँ चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेंगी, इसे लेकर दर्जी जो है वो परेशान था। उनके आने से पहले रानी के जो सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी और आदि सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। यानी रानी के आने से पहले जो उनका सेक्रेटरी है वो पहले एक विजिट लेता है, जिससे कि वो समझ सके कि उनकी सुरक्षा के काबिल ये जगह है या नहीं, या विजिट करने लायक समय है या नहीं है। फोटोग्राफरों की तो जैसे फौज तैयार हो गई। इंग्लैंड के अखबारों में जो खबरें छपती थी वे सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी खबरों में चिपकी हुई नजर आती थी। रानी ने हल्के रंग का एक सुंदर सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जिसका खर्च 400 पाउंड आया है। फिर तो रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां जो है अखबार में छपने लगी। यहाँ तक कि रानी के कपड़ों की चर्चा तो हो ही रही थी अखबारों में, लेकिन उसके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों तक की जो पूरी पूरी जीवनियां हैं उनका भी जो है पूरा बायोडाटा जो है हमारे अखबारों में छपने लगा। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें जो है अखबारों में छप गई। इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज उसकी हिंदुस्तान में हो रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी, और इस तरीके से एक भरपूर प्रयास और एक कोशिश करी जाने लगी इंग्लैंड से रानी एलिजाबेथ के स्वागत पे, उनके आगमन पर। ये हड़कंप मच गया कि लोग इतर हो गए, मतलब बिखर गए हैं अपने अपने कामों को संभालने के लिए, और एक ऐसे होड़ सी मच गई है, एक भागम भाग सी मच गई है कि पूरा जो भारत है पूरा अपडेट दिखना चाहिए, पूरा इतना कि रानी के आगमन पर रानी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और तो और रानी जो अपने कपड़ों का सिलेक्शन तैयार करवा रही हैं उसका मटेरियल तो भारत से जा रहा है, लेकिन भारत जो अपने आप को तैयार कर रहा है वो अंग्रेजी तरीकों से तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर ये व्यंग्य किया जा रहा है सरकारी महकमों के ऊपर कि लोग अपनी चीज़ों की वैल्यू ना करके बाहर जिससे इतने साल गुलाम रहे उससे आज़ाद होने में इतना समय लग गया, और किसी तरीके से इतनी मेहनत करने के बाद जब देश जो है आज़ाद हुआ तो आज भी वो उन्हीं चीज़ों को अपनाए हुए घूम रहा है।
जॉर्ज पंचम की नाक मुसीबत बनी, और किस तरीके से जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो मुसीबत बनता हुआ नजर आता है। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की जो लाट है उसकी नाक यकायक एकदम से गायब हो जाती है। हथियार बंद पहरेदार गश्त लगाते रह गए और लाट की नाक चली गई। यानी कि वहाँ पर इतनी तैनाती होने के बाद भी, पहरेदारी होने के बाद भी, गश्त लगाने के बाद भी जो है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक जो है वहाँ से गायब हो जाती है। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी वे तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, ये कैसे हो सकता है। चिंता बढ़ गई, मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह पाएगी, यानी कि अगर ये इस लाट की नाक नहीं दिखी तो हमारी नाक भी नहीं रह पाएगी, यानी हमारी इज्जत भी जो है वो खराब हो जाएगी। हमारी इज्जत किससे है? हमारे देश के नेताओं से या फिर शहीदों से। लेकिन जो हमारे सरकारी तंत्र है वो अपनी इज्जत हमारे देश के नेताओं और आंदोलनकारियों और शहीदों से ना समझकर बल्कि जॉर्ज पंचम की नाक से है। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। मूर्तिकार उपस्थित हुआ, उसने सभी उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में भी आंसू आ गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हामी भरी कि नाक लग जाएगी, पर मुझे बताना होगा कि इस लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। यह सुनकर हुक्कामों ने एक दूसरे की ओर देखा और क्लर्क को बुलाकर उसे ये काम सौंप दिया गया कि पुरातत्व की फाइलें देखकर पता लगाओ कि ये लाट कब कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया। क्लर्क ने सभी फाइलें छान मारी पर कुछ पता नहीं चला। फिर हुक्कामों की सभा हुई, सबके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई और इस तरीके से पुरातत्व की फाइलें खोजी गई ये पता लगाने के लिए कि ये लाट की नाक जो है वो किस पत्थर से बनी थी। और इस तरीके से यहाँ पे सरकारी तंत्र के काम करने का जो तरीका है उसका भी पर्दाफाश होता है कि किस तरीके से यहाँ पर गैर जिम्मेदाना हरकतें भी दिखाई जा रही हैं और इस तरीके से लोग इनमें लीन हैं, इसमें खो गए हैं कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक जो है उसका इंतज़ाम होना ही चाहिए, नहीं तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। और इसके लिए तरह तरह की मीटिंग्स होती हैं, क्लर्क बुलाए जाते हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाती है, मूर्तिकार को बुलाया जाता है और वो काम पूरा करने के लिए भागम भाग मची हुई है। अब पत्थर की खोज होती है। पत्थर की खोज, मूर्तिकार को बुलाया, मूर्तिकार ने आश्वासन दिया, ये सांत्वना दिया, ये तसल्ली दी कि परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी की जान में जान आई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण अखबार में छप गया। अब ये अखबार में बात छप गई। जब ये भाषण दिया गया, सभापति ने बड़े गर्व से जब ये बात बोली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिंदुस्तान के गर्भ में नहीं मिल सकती? कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये भाषण जो है अखबार में छप जाता है। मूर्तिकार जो है पत्थर की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद हताश होकर लौटा, निराश होकर लौटा वो, क्योंकि उसे वो पत्थर के बारे में ना तो जानकारी मिली ना ही वो पत्थर मिला। पत्थर नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। जब जॉर्ज पंचम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि ये जो चीज़ है ये यहाँ हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जैसे कि जॉर्ज पंचम जो है भारतीय नहीं हो सकते, तो पत्थर भी जो है मटेरियल जिसका यूज़ किया गया है, ये एक संकेत दे रहा है लेखक कि जैसे जॉर्ज पंचम भारतीय नहीं है वैसे ही ये जो मूर्ति है वो भी, इसका मटेरियल भी जो है वो यहाँ पर इसका मटेरियल जो है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि जिस तरीके से ये नहीं है वैसे इनसे संबंधित चीज़ें भी यहाँ पर नहीं मिलेंगी, जो क्योंकि ये हमारी इज्जत बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। सभापति तैश में आगे बोले, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? अपने किसी नेता की मूर्ति से नाक उतार ली जाए। जब ये बात सामने रखी गई कि
हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, क्या उस पे से नाक उतार कर लगा दी जाए इस पर, तब क्या रिएक्शन मिलता है। सभापति ने फटकार लगाई, तब मूर्तिकार ने एक और सलाह देने के लिए इस शर्त पर कहा कि ये बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में कुछ चमक आई, उसको जैसे कोई उम्मीद सी मिली कि हाँ इंतजाम हो जाएगा। और चपरासी ने सभी दरवाजे जो है बंद करवा दिए, क्योंकि ये बात अकेले में करनी थी। मूर्तिकार ने सलाह दी कि देश में अपने नेताओं की भी मूर्तियां हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। ये सुन खुशी लौटने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अब इन पंक्तियों से क्या पता लगता है कि जो हमारा सरकारी तंत्र है, हमारे जो ये महकमे जो ठेकेदार है, जो देश को की जिम्मेदारी संभालने के लिए इनको चुना गया है, वो लोग देश के नेताओं की इज्जत को इस तरीके से रखते हैं कि वो उनकी इज्जत के सामने जॉर्ज पंचम की इज्जत उनको ज़्यादा बड़ी लगती है, जहाँ वो उनकी नाक जो है उस पर से मूर्ति पर से निकाल कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति को जो है पूरा करना चाहते हैं। अब यहाँ पर यही लेखक जो है इनडायरेक्ट वे में बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए हमारे देश के नेता जो शहीद हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इज्जतदार वाली बात होती है, ना कि हम जॉर्ज पंचम की नाक के लिए जितनी भागा दौड़ी कर रहे हैं या फिर एलिजाबेथ के आने पर जितना हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, वो ज़रूरी है। आप वैसे भी सोचिए, देश के लोगों के लिए, आप अपने ही देश के लोगों के लिए उस समय सोचिए जब उनको ज़रूरत है, ना कि कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है आप उसकी पूजा कीजिए जो इतने सालों तक हमको गुलाम बनाए रखा। मूर्तिकार देश दौरे पर निकल पड़ा। एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति की नाक टटोलने लगा, नापने लगा। दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें टटोली उसने। गुजरात की ओर भागा, गांधी जी, पटेल, महादेव, देसाई की मूर्तियों को भी परखा और फिर बंगाल की ओर चला। वहाँ गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, सबकी नाकों की नाप ली उसने। फिर बिहार गया, फिर वहाँ उत्तर प्रदेश आया। आज़ाद, बिस्मिल, नेहरू, मालवीय की लाटों के पास भी गया। घबराहट में मद्रास पहुंचा। जहाँ तहाँ मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का भी सामना किया और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल को फिर से बयान किया। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया और सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाकें बड़े निकली। नाक बड़ी निकलने का मतलब इज्जत बड़ी। जॉर्ज पंचम की नाक से किसी की नाक मैच करते हुए नहीं मिली। इसका इनडायरेक्ट मतलब जो लेखक बताना चाहता है कि हमारे देश के नेताओं की नाक ज़्यादा बड़ी है, यानी उनकी इज्जत ज़्यादा बड़ी है, ना कि जॉर्ज पंचम की, जिसके लिए आप उनकी भी नाक जो है वहाँ से निकलवा कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट करवाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। मूर्तिकार से ये बयान सुनकर सारे हुक्काम जो है फिर से हताश हो जाते हैं और झुंझलाने लगते हैं। मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाक फिट जो है बैठ जाए। ये सोचकर वहाँ भी पहुँचा गया, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ। अब आपको इस बयान से क्या मतलब निकालना है? इस बयान से ये मतलब निकालना है कि जब सभी नेताओं की नाक बड़ी निकली, यानी कि उनकी इज्जत बड़ी निकली जॉर्ज पंचम के आगे, तो मूर्तिकार ने अपनी समझ से ये सोचा कि बच्चों की नाक फिट हो जाएगी। लेकिन जब उन बच्चों की मूर्तियों की भी नाक का नाप लिया गया तो उन बच्चों की नाक भी जो है बड़ी निकली, उनके जॉर्ज पंचम की नाक पर वो फिट नहीं बैठी। इसका मतलब हमारे देश के जो भविष्य है, यानी जो बच्चे हैं, वो भी जो उनकी जो इज्जत है वो जॉर्ज पंचम की इज्जत से ज़्यादा बड़ी है। तो इस तरीके से लेखक जो है अपने मन की बात को इस जरिए से, इस तरीके से पेश करते हैं कि देश का प्रत्येक वासी और उसकी इज्जत जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है, और उसकी जिम्मेदारी और उसकी इज्जत और उसकी सेवा और उसकी देखभाल, ये सब जो है सरकार के लिए, देश के लिए जो है ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, ना कि बाहरी लोगों के लिए। मूर्तिकार की एक और सलाह। मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर, नहला, रोगन कर तैयार कर दी गई थी।
सिर्फ नाक न होने के कारण बड़े बड़े हुक्कामों में खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार ने सिर्फ शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे फिर बंद कर दिए गए जिसमें कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मतलब, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से एक जिंदा नाक काट कर ही लगा दी जाए तो क्या गलत है। मूर्तिकार अपनी समझ से आइडियाज़ दिए जा रहा है और अब लास्ट आइडिया यहाँ पर और सबसे गिरा हुआ आइडिया जो है यहाँ पर अब ये सामने आता है कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर जो है मूर्ति पर लगा दी जाए। तो क्या एक जिंदा व्यक्ति के आगे जॉर्ज पंचम की मूर्ति का पूरा होना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जिंदा व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर लेखक जो है अपनी इस विचार को पेश कर रहा है कि लोगों को सोचना चाहिए, हमारे सरकार को सोचना चाहिए, हमारे तंत्र को सोचना चाहिए कि क्या आपके देश का हर एक नागरिक जो है बहुत ज़रूरी होना चाहिए और एक ज़िंदा व्यक्ति की नाक आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं लग रही है, बजाय कि आपको एक मूर्ति की नाक लगाना बहुत ज़रूरी लग रही है। तो 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस नई सलाह को सुनकर सन्नाटा छा गया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी पर मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। सब ने एक दूसरे को कानों में कुछ न कुछ बोला और फिर ये डिसीज़न ले लिया गया और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबार में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया के गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। और ये नहीं बताया गया, वही उसी जनता को ये झूठी खबर दी जा रही है जिसमें से उसी जनता में से किसी एक व्यक्ति की नाक को काट कर उस मूर्ति के लिए तैयार किया जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर और साफ करके ताज़ा पानी डाला गया जिससे जिंदा लगाई जाने वाली नाक सूख ना जाए। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर जिंदा नाक लाने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगी। उसे मदद ये कहते हुए दे दी गई कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सभी अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। सब अखबार खाली। जिस दिन जॉर्ज पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाई गई उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और इस तरीके से सरकारी जो कामकाज हैं, जो उनके घोटाले हैं, उनको इन तरीकों से छुपा लिया जाता है। इसी के लिए उस दिन कोई भी खबर नहीं आई। खबरें तो वो छपती हैं जैसे कि रानी एलिजाबेथ आई हैं तो उनके नौकर क्या कर रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं। खबरें तो सिर्फ इसके लिए न्यूज़पेपर्स होते हैं जिस पे ऐसी खबरें छपें। जिंदा नाक काट कर एक बुत पर लगाया जा रहा है और उसी देश के नागरिक के साथ ऐसा धोखा हो रहा है, उसकी न्यूज़ छापने से यहाँ पर मना कर दिया गया है और ऐसी न्यूज़ जो है छपी नहीं। तो ये अपने ही देश में रहकर अपनी ही देश की इज्जत को बनाए रखने के लिए देश के नागरिकों के साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, किसी उसके सामने जिसने इतने सालों हमें गुलाम बना कर रखा। तो यही बात समझाने के लिए लेखक ने इस विषय को यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से सामने लाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इस पाठ से संबंधित जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और पाठ की समरी के थ्रू आप जो है पाठ को समझ पाए होंगे और साथ ही आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे और उसके उत्तर होंगे वो भी समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट चैप्टर आपको एक्सप्लेन मिलेगा, चैनल पर अपलोडेड मिलेगा। आप इसको ज़रूर एक बार गो थ्रू करें जिससे कि आपको कंप्लीट चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपके टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहे जिससे कि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।